हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम अध्याय 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट बिहार SCERT क्लास 7th साइंस में जाकर के आप हमारे शेष वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगे, कैसा भी हो आप ज़रूर भी बताएं, और जो पहली बार आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आपने पिछली कक्षा में सेल को तार से जोड़ करके बल्ब जलाया था। पिछली कक्षा अर्थात क्लास 6 जिसकी हम वीडियो में डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में क्लास 6 की साइंस की बुक जा करके देख सकते हैं। आपने पिछली कक्षा में सेल को तार से जोड़ करके बल्ब जलाया था। आप चित्र बना करके इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने अवयवों का उपयोग आपने जलाने के लिए किया था इनका संयोजन ही परिपथ है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इस परिपथ का रेखा चित्र खींचा जा सकता है या नहीं। यदि रेखा चित्र बनाएं तो परिपथ के अवयवों को किस प्रकार निरूपित करें। कुछ विद्युत अवयवों के संकेत जैसे आपने विभिन्न पुस्तकों एवं वस्तुओं के डिब्बों में देखा होगा कि इस पुस्तक में हम इन्हीं संकेतों का उपयोग करेंगे। इन पुस्तकों में क्या है कि विद्युत आवेशों के संकेत आपने विभिन्न पुस्तक एवं वस्तुओं के डिब्बों में देखा होगा। जैसे कि आपने विद्युत सेल देखा होगा, विद्युत सेल जिसका चित्र कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे उसका सेल का निशान है, तो यहाँ पर संकेत उसके देख सकते हैं। बल्ब है, इसके कुछ संकेत, और स्विच ऑन की स्थिति भी आपको यहाँ दर्शाया गया है जो चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। बैटरी का संयोजन कुछ इस तरह से होता है। इन संकेतों को ध्यान से देखिए। पहले संकेत में एक मोटी एवं छोटी तथा एक पतली एवं लंबी रेखा समांतर खींची गई है। आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक के लंबी रेखा धन टर्मिनल तथा जो छोटी एवं मोटी रेखा होती है वो कौन सा टर्मिनल होता है, वो ऋण टर्मिनल होता है। अर्थात जो लंबी टर्मिनल है, जो पतली और लंबी टर्मिनल है ये धन है, और जो मोटी टर्मिनल है ये माइनस का निशान है। तो आइए हम इसके आगे कंप्लीट करते हैं कि स्विच के लिए ऑन तथा ऑफ की स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित कीजिए। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में निरूपित किया गया है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में निरूपित किया गया है। चित्र में बैटरी का भी संकेत दिया गया है। बैटरी और सेल में क्या अंतर है। संकेत के अनुसार कुछ सेलों को एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि एक धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहे। दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार संयोजन क्या है, बैटरी कहलाता है। आपने देखा होगा कि टॉर्च, रेडियो, रिमोट, खिलौने आदि में बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा कि टॉर्च में एक सेल के बाद दूसरी लगाई जाती है। कुछ उपकरणों जैसे कि रिमोट, खिलौनों में सेल अगल बगल भी रखे जाते हैं। अगल बगल सेल रखने की जगह को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ने के लिए धातु की पट्टी या मोटे तार लगे होते हैं। सेलों से बैटरी बनाने के क्रम में संयोजन करने के लिए सभी सेलों पर अंकित धन एवं ऋण चिन्ह पर अवश्य ध्यान दीजिए। क्या आपने प्रयोगों के लिए बैटरी बना सकते हैं जिससे आप दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन आसानी से
आसानी से कर सकें। आप बैटरियां बनाने के लिए लकड़ी के छोटे तख्ते, पत्थर, कील तथा रबर बैंड की सहायता से सेल होल्डर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाइए, या बाजार से भी 2, 3 आदि अनेक साइज के सेल होल्डर खरीद सकते हैं। क्रियाकलाप है अपनी बैटरी बनाएं। 2 पत्थर का टुकड़ा लेकर के मोड़ लीजिए। तो क्रियाकलाप करते हैं, अपनी बैटरी बनाइए। 2 पत्थर का टुकड़ा लेकर के मोड़ लीजिए। मुड़े हुए पत्थर के टुकड़ों को सेल की माप के अनुसार कील की सहायता से तख्ते के टुकड़े पर ठोक दें। दोनों की कील के ऊपरी हिस्से से तार के एक सिरे को छील करके लपेट दीजिए। अब पत्थरों के बीच सेलों को क्रम से रख करके पत्थर के ऊपर बड़े सिरे को रबड़ बैंड से जकड़ दीजिए। आपकी 2 सेलों की बैटरी बन करके तैयार हो जाएगी। बैटरी को निरूपित करने का चिन्ह संकेतों की सारणी में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, ट्रकों, बसों, कारों, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली बड़ी बड़ी बैटरियां भी सेलों का संयोजन कर ही बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की बैटरियों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप उपयुक्त संयोजन का आरेख बना सकते हैं? आरेख में अवयवों को संकेतों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या आपके द्वारा बनाया गया आरेख प्रस्तुत चित्र के आरेख जैसा है? बल्ब के अंदर 2 तार के बीच एक महीन विशेष प्रकार के तार की तंतु लगी होती है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दीप्त का मतलब ये तभी जलेगा जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो आप कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज होने के कारण इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्या इस स्थिति में भी बल्ब जल सकता? नहीं, क्योंकि तंतु टूट जाने के कारण परिपथ टूट गया, यानी कि धारा उससे होकर के प्रवाहित नहीं हो रहा है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या आपके घरों में जलते बल्ब को छूने से रोका गया है? आपने जाना होगा कि आपने जानने का प्रयास किया कि जलता हुआ बल्ब गर्म क्यों हो जाता है। क्रियाकलाप 2 करते हैं। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। परिपथ आरेख चित्र अर्थात स्विच ऑफ चित्र के अनुरूप का एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रिया सिर्फ एक सेल के उपयोग से किया जाना है। स्विच की ऑफ अवस्था में क्या बल्ब जलता होता? इसे छू करके देखिए। अब स्विच को ऑन की अवस्था में लाइए, बल्ब जल जाएगा। इसे 1 मिनट अथवा कुछ देर तक जलते रहने दीजिए। बल्ब को छू करके देखिए, क्या आपको कोई अंतर अनुभव होता है? स्विच को ऑफ की स्थिति में ला करके कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छू कर देखिए, क्या जलने के 2 मिनट के बाद बल्ब थोड़ी गर्म लगा? क्या ऑफ करने के थोड़ी देर बाद भी ठंडा हो जाएगा? सावधानी, घर में लगने वाले विद्युत बल्ब के गर्म स्थिति में छूकर नहीं देखना चाहिए, इससे हाथ जलने का खतरा हो सकता है। तो आइए क्रियाकलाप 3 करेंगे। जलने पर बल्ब का गर्म हो जाना, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम की तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। बल्ब को छू करके देखिए। एक तख्ते के टुकड़े पर 2 कील ठोक दीजिए। कील की ऊपरी सिरे पर अधिक पतले लोहे का तार अथवा नाइक्रोम का तार जो 10 सेंटीमीटर चित्रानुसार लगाइए। नाइक्रोम का तार आप पुराने टूटे विद्युत हीटरों से या बिजली मिस्त्री से मांग कर प्राप्त कर सकते हैं। अब परिपथ को स्विच ऑन कर पूरा कीजिए। कुछ सेकंडों के बाद तार को छू करके देखिए। अब
अब स्विच ऑफ की स्थिति में ला करके परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए और कुछ समय पश्चात तार को पुनः छुइए। आप पाएंगे कि स्विच ऑन की स्थिति में तार गर्म हो गया था। आप अपने मित्रों के साथ अपने घर में तथा अन्य स्थानों पर उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। आपकी सूची में खाना बनाने का हीटर, पानी गर्म करने का हीटर, विद्युत आयरन अर्थात इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, रूम हीटर आदि होंगे। क्या आपने खाना बनाने के हीटर अथवा कमरे को गर्म रखने के लिए काम में लाए जाने वाले रूम हीटर को ऑन अवस्था में देखा है? आपने देखा होगा कि इसका अवयव जिसे एलिमेंट कहते हैं वो लाल हो जाता है और गर्म होकर ऊष्मा देता है। घरों के मुख्य परिपथ में लाए जाने वाले फ्यूज के तार जल जाने के कारण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। उनमें मोटे तार या अन्य प्रकार के तार लगा देने से परिपथ के उपकरणों की क्षति की संभावना रहती है। आजकल फ्यूज की विभिन्न क्षमता के एमसी भी लगाए जाते हैं जो अधिक सुरक्षित होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि इसका द्विधात के स्लेट या द्विधात के प्लेट से लगा होता है। परिपथ में किसी प्रकार के अवरोध के कारण आर्क उत्पन्न होता है। अवरोध अर्थात उच्च विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट या उपकरण के खराब होने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने के कारण द्विधात प्लेट आपस में अलग अलग हो जाते हैं। स्विच ऑफ की ओर स्वयं गिर जाता है। शीघ्र ही आर्क निर्वात वायु, तेल अथवा गैस के द्वारा शीतलित हो जाते हैं और द्विधात प्लेट आपस में जुड़ करके विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। हम स्विच को ऑन अवस्था में ला सकते हैं। वर्तमान समय में बिजली की बचत भी एक चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि इसी चिंता का परिणाम CFL का विकास है। इस कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है, अर्थात CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। पुराने बल्बों में प्रकाश के साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है। प्रकाशीय यंत्र से ऊष्मा का पैदा होना वांछनीय नहीं है और इससे विद्युत ऊर्जा की क्षति भी होती है। इस लैंप में फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई गई है और इसके अंदर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करवाया जाता है और इसके कारण फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देने की वाली प्रकाश उत्पन्न करती है। साथ ही कम विद्युत का प्रयोग अधिक प्रकाश देती है क्योंकि इस प्रकार के बल्ब में विद्युत ऊष्मा उत्सर्जित होती है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किसी तार के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण अर्थात मात्रा उस तार के पदार्थ लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करती है। अतः आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थ तथा विभिन्न लंबाई तथा मोटाई के तारों का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। विद्युत परिपथों में उपकरणों को जोड़ने वाले तार अर्थात संयोजी तार सामान्यतया गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ उपकरणों के अवयवों अर्थात जैसे एलिमेंट, फिलामेंट इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि विकिरण करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट इतने उच्च ताप तक गर्म हो जाता है कि जल करके प्रकाश देने लगता है। इसलिए हम इसे ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रख करके प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में रखते हैं। आइए विद्युत फ्यूज के बारे में कुछ जानते हैं। यदि किसी एलिमेंट, फिलामेंट, कॉइल अथवा कम गलनांक वाले धातु से बने तार से होकर के उच्च परिमाप की विद्युत धारा प्रवाहित हो या अधिक देर तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस उपकरण का ये अवयव पिघल करके टूट जाता है। ये धारा बाधित हो जाती है। आइए उपयुक्त तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं। आपने घरों में विद्युत फ्यूज
देखा होगा। आप जानते हैं कि फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं। घर के किसी बड़े या अपने शिक्षक से इस संबंध में बात कीजिए। फ्यूज का ध्यान से परीक्षण कीजिए। इसमें एक पतला तार लगा होता है। ये विशेष प्रकार का तार एक सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा इस शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ विद्युतीय उपकरणों एवं विद्युत से चलने वाले उपकरणों तथा स्टेबलाइजर, टीवी, सीडी प्लेयर आदि में विभिन्न क्षमता वाले फ्यूज लगाए जाते हैं। हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव एवं अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करना सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है और लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाया जा सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लोहे का लगभग 5 से 9 सेंटीमीटर लंबी कील और 70 सेंटीमीटर विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ एन्यूमल लगा लचीला तार लीजिए और इस तार को कुंडली अथवा स्प्रिंग के रूप में कील पर कस करके लपेट दीजिए। ये कम से कम 100 बार लपेटी जाए। तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए एक सेल से जोड़ दीजिए। अब कुछ पिन अथवा लोहे के महीन टुकड़े कील के समीप लाइए। स्विच को ऑन की अवस्था में लाने पर ये पिन अथवा लोहे के छोटे टुकड़े कील से चिपक आते हैं। पुनः स्विच को ऑफ की स्थिति में लाने पर कील से अलग हो जाते हैं। इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतया समाप्त हो जाता है और इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो कुंडली की क्षमता एवं विद्युत धारा का परिमाप बढ़ा करके इन चुंबकों को और प्रबल बनाया जा सकता है तथा भारी बोझ उठाने के काम में लाया जा सकता है। विद्युत चुंबक के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। आपने चुंबकीय सुई देखा होगा। यह एक लघु चुंबक होती है। इसके समीप यदि किसी छड़ चुंबक या अन्य प्रकार के चुंबक को लाया जाए तो इसमें विक्षेपण होता है। क्रियाकलाप पास करेंगे कि सलाई के डिब्बे का भीतरी भाग ट्रे के आकार का लीजिए। इसके अंदर एक चुंबकीय सुई को रख दीजिए और अब ट्रे के ऊपर विद्युत रोधी लगातार लपेट दीजिए। लगभग 10 लपेट चित्र के अनुसार परिपथ व्यवस्थित कर तार के खुले सिरों को स्विच से होकर के सेल से जोड़ दीजिए। अब परिपथ आपकी अवस्था में है तो चुंबकीय सुई की दिशा का परीक्षण कीजिए तथा नोट कीजिए कि अब स्विच ऑन की अवस्था में लाइए। आप देखेंगे कि सुई में विक्षेपण होता है जिस प्रकार उनके समीप चुंबक लाने पर हुआ था। अतः सुई में विक्षेपण के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण हुआ। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देख करके ही बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड पहले वैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देख करके ही बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत घंटी क्या है, आइए जानते हैं इनके बारे में। क्या आपने विद्युत घंटी देखी है? क्या आपने विद्युत घंटी देखी? आप इसकी संरचना को देखिए। इसमें एक विद्युत चुंबक लगी होती है। चित्र में विद्युत घंटी परिपथ के साथ लगाई गई है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की विद्युत रोधी लगे तार की कुंडली लपेटी जाती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा रहता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ में
पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे लोहे का टुकड़ा विद्युत चुंबक बन जाता है। तब ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो ये विद्युत परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली अतः इसका लोहे के पट्टी के प्रति खिंचाव भी नहीं रहता। लोहे की पत्ती को भी अपनी मूल स्थिति में आकर के पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्र से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। विद्युत घंटी परिपथ। आजकल कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटियां मिलती हैं। अपने घर में देखें कि किस प्रकार की घंटी है। अगर आप उन घरों में जाएं तो शायद आपको विद्युत घंटे देखने को मिल जाएं। और इसी के साथ हमारा यह अभ्यास भी खत्म होता है। तो आइए हमने इस पाठ में क्या देखा, कुछ सारांश में समझते हैं कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग कर विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। फ्यूज परिपथ से जुड़े उपकरणों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। मतलब कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। आइए अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। इसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हैं महान वैज्ञानिक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इनका नाम है महान भारतीय वैज्ञानिक कार्यमणिक्यम श्रीनिवास कृष्णन। ये भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधानों को दिशा देने और शिखर पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों में एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर कार्यमणिक्यम श्रीनिवास कृष्णन का है। डॉक्टर कृष्णन का जन्म तमिलनाडु जिला के वत्रम गांव में 4 दिसंबर 1898 को हुआ था। कृष्णन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें आकाश के तारों को देखने और पहचानने का शौक था। डॉक्टर कृष्णन ने हाई स्कूल की परीक्षा श्री विल्लीपुतूर शहर के स्कूल से पास की। फिर वो मदुरई के कॉलेज में दाखिल हुए और आगे की पढ़ाई मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। कॉलेज से भौतिकी विज्ञान में उपाधि लेने के बाद वे कॉलेज में रसायन शास्त्र विभाग में नियुक्त हुए। कृष्णन मन लगा करके पढ़ाते थे। विद्यार्थी उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता था। कृष्णन उन सवालों को बड़ी सरलता और रोचकता से समझते थे। उनकी ये सवाल जवाब वाली पढ़ाई इतनी बढ़िया थी कि बाद में मद्रास के अन्य कॉलेज के विद्यार्थी भी उनकी क्लास में आने लगे। सन 1920 में कृष्णन कलकत्ता गए। वहाँ कृष्णन की योग्यता से डॉक्टर रमण बहुत प्रभावित हुए। रमण प्रभाव की खोज में कृष्णन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी के प्रख्यात भौतिकवेत्ता प्रोफेसर सोमेरफेल्ड ने कृष्णन की बहुत प्रशंसा की। सन 1929 से 1933 तक कृष्णन ने ढाका विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के अध्यापन का कार्य किया। इनके बाद वो कोलकाता में भौतिकी के प्रोफेसर के पद पर आए। डॉक्टर कृष्णन के शोध की ख्याति विदेश में फैल चुकी थी। इंग्लैंड के प्रख्यात वैज्ञानिक लॉर्ड रदरफोर्ड ने कृष्णन को इंग्लैंड बुलाया, जहां 1947 में उन्होंने भाषण दिए।
डॉक्टर कृष्णन प्रयाग विश्वविद्यालय अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी 1947 तक शिक्षण किया। उन्हें इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने अपना सदस्य भी बनाया। कृष्णन ने अनेक शोध कार्य किए। परमाणु और अणुओं के गुणधर्म के बारे में उन्होंने बहुत सी नई बातों की खोज की है। उन्होंने भौतिक की नई शाखा ठोस स्थिति भौतिक के क्षेत्र में मणिभ अर्थात क्रिस्टल की संरचना के बारे में कुछ बताया। आजकल जो कृत्रिम रंग, औषधियाँ, प्लास्टिक धागे आदि तैयार किए जाते हैं, इसी विज्ञान का कमाल है। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर कृष्णन ने भौतिकी की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तमाम व्यस्तताओं के बाद भी डॉक्टर कृष्णन ने अपना शोध कार्य नहीं छोड़ा। उन्होंने भौतिक के नए क्षेत्र थर्मिओनिक्स में खोज किया। बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर आदि बनाने में इस विज्ञान का उपयोग होता है। डॉक्टर कृष्णन ने देश में भक्ति टूट फूट करके भरी थी। उन्हें मातृभाषा से गहरा लगाव था। वे तमिल, संस्कृत भाषा के जानकार थे। 1946 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी और 1949 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई। बाद में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। देश के बहुत ही कम विद्वानों को ये गौरवशाली पद मिला है। डॉक्टर कृष्णन जीवन प्रयत्न क्रियाशील रहे। 13 जून 1961 को उनका देहांत हुआ और उनकी अचानक मृत्यु हो जाने से देश का बड़ा आहित हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार उनके बारे में कहा था कि डॉक्टर कृष्णन के बारे में अद्भुत बात यह है कि वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ हैं। वह एक सुयोग्य नागरिक हैं। वह एक पूर्ण व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जिनमें कई व्यक्तियों का जमाव एक साथ हो गया है। भारत के महान वैज्ञानिक, लेखक गुणाकर मूल ज्ञान विज्ञान प्रकाशन नई दिल्ली से लिया गया है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का ये अध्याय खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने हित में दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।